Hello students, today we are going to start with another part, or you can say another session of geography chapter agriculture. So students, in the last lecture we have already studied about the first type of farming, that is primitive subsistence farming. So in that उसका एक quick revision देख लेते हैं. जो subsistence farming है, primitive subsistence farming, ये small patches पे होता है, इसे हम slash and burn agriculture भी बोलते हैं. एंड यहाँ पर लेबर्स की जरूरत नहीं पड़ती, हायर करने की जरूरत नहीं पड़ती स्टूडेंट्स. ये जो है ये क्या होता है, ये फैमिली लेबर या कम्युनिटी लेबर से ही काम चल जाता है. इट डिपेंड्स अपॉन रेनफॉल, natural fertility of soil and environmental conditions, some environmental conditions. Then you can say the farmers, what is slash and burn agriculture? The farmer usually uses one part of land. The farmer clears the land, burns it, clears the land, and then sow the seeds of a crop. Once the crop is harvested and once the soil decreases its fertility, the farmer shifts to another plot of land, that is the fresh plot of land, where he cultivates the crops. So what happens here, the first land which he left uncultivated, now the farmer keeps that land to regain its fertility naturally. Naturally क्या होता है, fertility regain करने के लिए वो land छोड़ दी जाती है. तो यही कल्टीवेशन स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को ही बहुत सारी जगह पे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ही बहुत सारी जगह पे अलग अलग नेम से पहचाना जाता है. जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, वहां पर क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, झुमिंग बोलते हैं. फिर जो हम देखेंगे बाकी फॉरेन कंट्रीज में मिल्पा वगैरह, मेक्सिको में बोला जाता है. तो ये हमने एक क्विक रिविजन देख लिया. नाउ वी आर अप टू द सेकेंड टाइप ऑफ फार्मिंग, दैट इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. तो स्टूडेंट्स वो प्रिमिटिव था एंड ये इंटेंसिव, दोनों सबसिस्टेंस फार्मिंग ही है. व्हाट डू यू मीन बाय सबसिस्टेंस? द फार्मिंग और द प्रोडक्शन दैट इज यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, उसे हम सबसिस्टेंस बोलते हैं. दैट इज टू सस्टेन वंस ओन फैमिली रिक्वायरमेंट, उसे हम सबसिस्टेंस बोलते हैं. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स इंटेंसिव है, वो प्रिमिटिव था, मतलब ओल्ड ट्रेडिशनल जो मेथड्स होते हैं फार्मिंग के, दाव हो, डिगिंग स्टिक्स यूज करके. लेकिन ये इंटेंसिव है, मतलब स्टूडेंट्स क्या किया जाता है, इट इज वन लेवल अबव, प्रिमिटिव के एक लेवल ऊपर है ये. यहाँ पर स्टूडेंट्स फार्मर के पास ज्यादा लैंड नहीं होती, यहाँ पर भी कम लैंड होती है, लेकिन वो लैंड पे क्या किया जाता है, बहुत सारा प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है एंड वही लैंड से मैक्सिमम आउटपुट लिया जाता है. अब आप मुझे बताओगे कि जो लैंड है उसमें से ज्यादा आउटपुट कैसे आप ले सकते हो? सो सिंपल है स्टूडेंट्स, ज्यादा केमिकल्स यूज करेंगे, इरिगेशन अच्छा यूज करेंगे, HYV सीड्स यूज करेंगे एंड हर एक चीज यूज करेंगे जिससे वो लैंड ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाए एंड फार्मर के पास क्या हो स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा आउटपुट हो, यील्ड हो. सो ये फार्मिंग जो है, ये जहाँ पर ज्यादा पॉपुलेशन है एंड वो पॉपुलेशन को फीड करना होता है एंड लैंड कम है, तो वो छोटी लैंड में से इतने सारे पॉपुलेशन को फीड करना है, तो वो लैंड पे एनॉर्मस प्रेशर आएगा. तो इसलिए वो लैंड को क्या किया जाता है, उस पर केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो एंड जो हायर पॉपुलेशन उसे क्या कर पाए, फीड कर पाए. तो यहाँ पर यही है, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन, प्रेशर ऑन लैंड. तो कहाँ पर होता है, जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है एंड वो पॉपुलेशन को फीड करने के लिए लैंड पे ज्यादा प्रेशर डाला जाता है एंड उसमें से हाईएस्ट आउटपुट एक्सर्ट किया जाता है. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स इतना ज्यादा HYV सीड्स यूज करते हैं, केमिकल्स यूज करते हैं, तो यहाँ पर लेबर्स की भी ज्यादा जरूरत पड़ती है. तो इट इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग. प्रिमिटिव में लेबर्स की जरूरत नहीं पड़ती थी, जो फैमिली लेबर होता था वही चल जाता था, और एल्स एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम दे मस्ट बी यूजिंग कम्युनिटी लेबर ऑल्सो. बट यहाँ पर हम देखेंगे इंटेंसिव में तो लेबर ज्यादा यूज किए जाते हैं बिकॉज हमें आउटपुट ज्यादा चाहिए, where high doses of biochemical inputs, irrigations are used for obtaining higher production. अब यहाँ पर मैंने आपको बोला था बायोकेमिकल इनपुट्स है, जैसे केमिकल्स है, फर्टिलाइजर्स है, ये सारी चीजें यूज होती है एंड अच्छा इरिगेशन यूज होता है. HYV सीड्स दैट इज हाई यील्डिंग वैरायटी, आपको पता ही है HYV सीड्स ग्रो करोगे आप
इट इज कॉस्टलियर, ये ज्यादा कॉस्टली होते हैं नॉर्मल सीड्स के कंपैरिजन में। बट आपने अगर ये ग्रो कर दिए, ये सीड्स आपने सो किए, सो 100% श्योरिटी है कि आपका आउटपुट क्या होगा, कल्टीवेशन प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा। सो हायर प्रोडक्शन के लिए बायोकेमिकल इनपुट्स, इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छी यूज की जाती हैं। इट इज लेबर इंटेंसिव। अब स्टूडेंट्स ये जो है हम देखेंगे व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, या फिर हम बोल सकते हैं प्रेशर जो लैंड पे है ये इतना क्यों है, ये क्यों है, इसका एक रीजन है, दैट इज द राइट ऑफ इनहेरिटेंस। व्हाट इज राइट ऑफ इनहेरिटेंस? लेट मी गिव एन एग्जांपल फॉर दिस। समझो एक लैंड है, हम यही लैंड जो इमेज है वो एक हम लैंड कंसिडर करते हैं, ये एक लैंड है, हम बोलेंगे ये एक फार्मर है नेम्ड एज, आप कोई भी नाम अज्यूम कर सकते हो, हम नाम लेते हैं शिवा। शिवा करके एक पर्सन है, एक फार्मर है, उसकी लैंड है ये। अब ये लैंड स्टूडेंट्स, उसके 3 बेटे हैं, 3 सन्स, ही हैव 3 सन्स। अब उसने क्या किया, वो बेचारा ही वाज ऑन द बेड ऑफ दैट इज डेथ, वो मरने वाला था, तो उसने क्या किया, उसने अपनी जमीन जो है लैंड वो 3 बेटों में बांट दी। अब यही लैंड क्या होगी स्टूडेंट्स, 3 में डिवाइड हो जाएगी। तो मुझे बताओ जो पूरी लैंड थी अब वो डिवाइड हो गई तो कम हो गई, हर एक के हिस्से में छोटी लैंड आ गई। पहले सबके हिस्से में क्या थी स्टूडेंट्स, बड़ी लैंड थी। अब क्या हो गया, अब डिवीजन हो गया। राइट ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब होता है आपको आपके फादर से कुछ मिलता है, फिर आपके बच्चों को आपसे कुछ मिलता है, तो परदादा, दादा, आप, फादर आपके, फिर आप सन, तो वो इनहेरिटेंस से आप जो भी मिलता है, आपका घर भी आप देखोगे तो आपके जो ग्रैंडफादर है उनका रहेगा, आपके फादर के नाम पे हुआ, देन आपके नाम पे होगा। सो दिस इज राइट ऑफ इनहेरिटेंस। तो वैसे ही फार्म भी क्या होता है स्टूडेंट्स, फीड भी राइट ऑफ इनहेरिटेंस से बच्चों को मिलती है। तो जो हमने देखा शिवा जो है उन्होंने क्या किया, अपने 3 बेटे जो है सन, उनके नाम पे जमीन कर दी एंड तीनों को लैंड को 3 में डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड किया तो साइज छोटी हो गई लैंड की, बराबर। अब वो 3 के और 3 बच्चे, तो साइज लैंड की जो है वो और छोटी हो गई। तो आप देखोगे कि ऐसे छोटे छोटे करते हुए सबके हिस्से में बहुत ही छोटी लैंड आई। अब फैमिली को सस्टेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉप्स तो ग्रो करने पड़ेंगे। तो वो छोटी सी लैंड पे पॉपुलेशन ज्यादा बट छोटी सी लैंड पे कंटिन्यूस प्रेशर डालते गए वो लोग, कि उन लोग क्या कर रहे थे, केमिकल्स डाल रहे थे, फर्टिलाइजर्स डाल रहे थे, ताकि एटलीस्ट वो अपने फैमिली को सस्टेन कर पाए। अगर राइट ऑफ इनहेरिटेंस नहीं होता स्टूडेंट्स, तो लैंड क्या होती, बड़ी रहती एंड उसमें से आउटपुट भी अच्छा आता। लेकिन अब क्या हो गया, लैंड डिवाइड हो गई, जो शिवा थे उन्होंने अपने बेटों में, अपने 3 सन्स में डिवाइड किया, फिर वो 3 सन्स ने अपने 3 सन्स में डिवाइड किया, तो फाइनली हाथ में आता है छोटा सा लैंड। तो वही छोटे से लैंड के क्या करना पड़ता है, मैक्सिमम आउटपुट लेना पड़ता है उसमें से, जिसकी वजह से आप बोलोगे लैंड भी खराब होती है एंड आउटपुट भी कम आता है। सो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लिविंग जो है वो ढूंढना पड़ता है उन्हें। तो हम बोलेंगे कि यही रीजन है कि लैंड होल्डिंग जो है उसकी साइज कम होते जा रही थी, ज्यादा प्रेशर आ रहा था लैंड पे। तो रीड करते हैं, इट इज नोन एज इंटेंसिव। दो द राइट ऑफ इनहेरिटेंस leading to division of land among successive generations has rendered मतलब left land holding size uneconomical मतलब जरा भी प्रॉफिट नहीं होता, उसे हम अनइकोनॉमिकल बोलेंगे। क्या वो छोटी सी लैंड है उसमें से कुछ प्रॉफिट होगा स्टूडेंट्स, जरा भी नहीं होगा, क्योंकि वो इतनी छोटी लैंड है कि उस पे जो भी कल्टीवेट कर रहे हो वो सिर्फ आपकी फैमिली के लिए ही सस्टेन करने के लिए सफिशिएंट है, बट आप मार्केट में नहीं बेच सकते, ना उससे प्रॉफिट कमा सकते हो। सो इसीलिए हम बोलेंगे कि जो डिविजन हुआ है लैंड अमंग सक्सेसिव जनरेशन, दैट इज ग्रैंडफादर, फादर, फादर से सन, उसे हम सक्सेसिव जनरेशंस बोलेंगे, जिसकी वजह से लैंड होल्डिंग साइज क्या हो गई है स्टूडेंट्स, वेरी अनइकोनॉमिकल, मतलब जरा भी प्रॉफिट नहीं कमाने वाले। The farmers continue to take maximum output from the limited land in the absence of alternative source of livelihood. अब और कोई काम तो है नहीं, अल्टरनेट सोर्स है नहीं पैसे कमाने का, तो क्या होगा, वही छोटी सी लैंड से क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम आउटपुट लेना पड़ेगा।
So thus there is enormous pressure on agricultural land. इसलिए वो लैंड पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा, जिससे लैंड आज नहीं तो कल खराब हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी. सो आई होप आपको ये इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग समझा होगा. बोल सकते हो भाई ही है प्रिमिटिव एंड इंटेंसिव, लेकिन प्रिमिटिव एक अलग कैटेगरी से बिलोंग करता है. वहां पर कोई नेचुरल बोल सकते हो फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स यूज नहीं किए जाते. लैंड को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ताकि वो अपना फर्टिलिटी रीगेन करे. लेकिन इंटेंसिव में ज्यादा प्रेशर होता है लैंड पे, एंड उसमें केमिकल्स एंड ये सब यूज किया जाता है. वहां पर लेबर यूज नहीं होता, लेकिन इंटेंसिव में लेबर्स का यूज किया जाता है. एंड इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर राइट ऑफ इनहेरिटेंस. अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स कमर्शियल फार्मिंग. नाम से ही पता चल जाता है कमर्शियल का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट. कमर्शियल आ गया मतलब आप समझ जाओगे कि ये फार्मिंग हमेशा प्रॉफिट दिलवाता है. तो लेट्स सी, अब प्रॉफिट दिलवाता है मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर HYV सीड्स यूज हो रहे हैं, मशीनरीज बड़े बड़े यूज हो रहे हैं, केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, सारी चीजें हम यूज कर रहे हैं जिससे हम क्या करेंगे, हायर प्रोडक्टिविटी ऑब्टेन करेंगे. ये इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब एग्जांपल देती हूँ मैं आपको. राइस. राइस पता है आपको सबसे हाईएस्ट कौन से स्टेट में होता है, दैट इज पंजाब एंड हरियाणा. पंजाब हरियाणा में हाईएस्ट कल्टीवेशन होता है. बोलोगे वहां पर इतना पानी है जो राइस को, हेवी रेनफॉल नहीं है स्टूडेंट्स वहां पर, लेकिन पानी कहाँ से आता है, जो रिवर्स है हमारी, इंडस है, उसके ट्रिब्यूटरीज है, वो सारे रिवर्स से पानी सप्लाई होता है पंजाब हरियाणा में. सो वहां पर राइस को पानी की बहुत जरूरत पड़ती है. सो राइस वहां पर बहुत अच्छे से ग्रो होता है. तो वहां पर आपने देखा रहेगा कि राइस के से फील्ड्स ही फील्ड्स होते हैं. आप जाओगे तो सारे घर में एक फील्ड होती है एंड सब में राइस ग्रो होता ही है. सो वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उनके पास हेक्टर्स ऑफ लैंड होती है. हेक्टर्स मतलब आप समझ सकते हो वेरी लार्ज एरिया ऑफ लैंड. तो क्या वो इतनी सारी राइस अपने घर पे रखेंगे, नहीं. तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपना दिमाग लगाया. उन्होंने बोला कि मेरे पास जो 20 हेक्टर्स या 30 हेक्टर्स लैंड है, मैं उस पर राइस ग्रो करूंगा एंड पूरे इंडिया में सप्लाई करूंगा. तो वहां के फार्मर्स कमर्शियल फार्मिंग करते हैं. दैट इज थोड़ा पार्ट अपने लिए रखेंगे एंड बाकी 30 हेक्टर्स में से 1 हेक्टर जितना राइस अपने घर पे अपने सस्टेनेंस के लिए रखेंगे एंड बाकी 29 हेक्टर्स बेच देंगे एंड उसमें से बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे. तो राइस क्या है स्टूडेंट्स, एक कमर्शियल क्रॉप है पंजाब हरियाणा का, जिसमें वहां के फार्मर्स प्रॉफिट कमाते हैं उसे बेच के. बट ओडिशा में वो सबसिस्टेंस क्रॉप है. सबसिस्टेंस मतलब ओडिशा में फार्मर्स जो है वो राइस कैसे ग्रो करते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ, बोल सकते हो सेल्फ सेटिस्फैक्शन. मतलब अपने फैमिली को सस्टेन करने के लिए ही राइस ग्रो करते हैं. उतना ही करते हैं जितना नीडेड है, बाकी पूरे कंट्री में सप्लाई नहीं करते. So rice is a commercial crop in Punjab Haryana, whereas it is a subsistence crop in Odisha. ओडिशा से आपको राइस नहीं मिलेगा, लेकिन पंजाब हरियाणा का राइस आप जरूर खाते रहोगे. So the main characteristics of this type of farming is use of high doses of modern inputs. Example, modern inputs के examples दिए students यहाँ पर. HYV seeds है, chemical fertilizers, insecticides, pesticides. क्यों ये मॉडर्न इनपुट्स यूज करते हैं, ताकि हम हायर प्रोडक्टिविटी ऑब्टेन कर सकें. नाउ द डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन, कि आप देखोगे कितना प्रोडक्शन, उसे हम कमर्शियलाइजेशन बोलेंगे. तो एक एरिया में अगर ज्यादा कमर्शियलाइजेशन है मतलब वहां पर ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, दूसरे एरिया में कमर्शियलाइजेशन नहीं है इतना, तो वहां पर प्रोडक्शन कम है. तो इट वेरीज फ्रॉम रीजन टू वन रीजन टू अनदर. जैसे कि एग्जाम्पल, पंजाब हरियाणा का रीजन है, वहां पर ये कमर्शियल है राइस. बट ओडिशा की बात करें तो राइस क्या है, सबसिस्टेंस. तो एक रीजन से दूसरे रीजन में क्या होता है स्टूडेंट्स, वेरी करता है. फिर हम प्लांटेशंस की बात करेंगे. प्लांटेशंस कमर्शियल का ही एक पार्ट है, कमर्शियल फार्मिंग का ही एक पार्ट है प्लांटेशंस. आपने देखा होगा कहीं आप गुजरात साइड जाते हो या केरला साइड जाते हो, सो प्लांटेशंस दिखते हैं. इफ यू आर ड्राइविंग अ कार, आप कार से ट्रैवल कर रहे हो, आप साइड पे देखोगे तो टी के प्लांटेशंस होते हैं. 150 की स्पीड से जा रहे हो आप हाईवे पे, साइड में प्लांटेशंस है. आप 5 मिनट्स क्रॉस करोगे, 5 मिनट्स 10 मिनट्स क्रॉस करोगे,
फिर भी अभी तक टी का प्लांटेशन चल रहा है, आपको टी गार्डन दिख रहे हैं। तो सोचो ये प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, एक सिंगल क्रॉप बहुत लार्ज एरिया पे ग्रो किया जाता है। जैसे कि आप बोलोगे 30-50 हेक्टर्स ऑफ लैंड पे सेम क्रॉप ग्रो करना। सो स्टूडेंट सोचो वो क्रॉप जब बिकता है तब कितने पैसे मिलते हैं। सो प्लांटेशंस इज आल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन लार्ज एरिया। जैसे कि अगर एग्जांपल दूं बनाना, तो बनाना आप देखोगे 50 हेक्टर्स में बनाना ही बनाना ग्रो किए हैं। अब इतने सारे बनानास ग्रो किए हैं स्टूडेंट्स, तो उससे उसे हार्वेस्ट करने में, सो करने में सीड्स एक्सेट्रा, सो ये सारे में लेबर्स की जरूरत पड़ेगी। यस, तो 50 हेक्टर ऑफ लैंड पे कितने लेबर्स की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे। तो क्या किया जाता है, माइग्रेंट्स जो होते हैं उसे यूज करते हैं। जो माइग्रेंट लेबरर्स है मतलब मध्य प्रदेश से आए रहेंगे, बिहार से आए रहेंगे, महाराष्ट्र से कुछ गए रहेंगे, करेक्ट। तो सारे केरला जाते हैं काम करने के लिए, वहां पर प्लांटेशंस पे काम करते हैं एंड वहां पर पैसा कमा के वापस अपने नेटिव्स चले जाते हैं। सो यहाँ पर प्लांटेशंस हैज अ इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। सो यहाँ पर हम देखेंगे प्लांटेशंस में जो क्रॉप ग्रो होता है वही इंडस्ट्री में प्रोसेस होता है, इसलिए हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इसे इंटरफेस। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग सिंगल क्रॉप इज ग्रोन एंड ये इंटरफेस है। प्लांटेशंस कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स। अब यहाँ पर HYV सीड्स यूज करते हैं, फिर बड़े बड़े मशीनरीज यूज करते हैं, फिर ट्रैक्टर्स यूज किया जाता है ताकि बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो, एंड माइग्रेंट लेबरर्स की भी यूज की जाती है। All the produce is used as raw material in respective industries. सारे रॉ मटेरियल्स, अब बनाना है तो बनाना, अगर एग्जांपल हम टी का लेते हैं, तो टी जो है वो यहाँ पर अगर ग्रो हो रहा है 50 हेक्टर्स में, तो टी को प्रोसेस किया जाता है, फिर उसे पैकिंग की जाती है एंड फिर कंज्यूमर्स तक पहुंचाया जाता है। तो इंडस्ट्रीज ये सारे रॉ मटेरियल को प्रोसेस करती है एंड फिर फाइनल कंज्यूमर्स तक भेजती है। तो प्लांटेशन समझ गए स्टूडेंट्स। इन शॉर्ट एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूं, प्लांटेशन कमर्शियल फार्मिंग का ही पार्ट है, एक टाइप है। क्या होता है इसमें, सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन लार्ज एरिया। नाउ हियर यू कैन से कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स यूज की जाती है, एज वेल एज माइग्रेंट लेबरर्स की बहुत जरूरत पड़ती है। माइग्रेंट मतलब जो ट्रैवल करके आते हैं, जो कहीं से आते हैं एंड यहाँ पर प्लांटेशन पे काम करते हैं। सो लेबरर्स की ज्यादा यूज होती है यहाँ पर, एंड सारा रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज में फिर प्रोसेस किया जाता है। सो प्लांटेशंस यहाँ पर खत्म होता है स्टूडेंट्स। आज हमने दो सीखे। सबसे पहला इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, उसमें हमने राइट ऑफ इनहेरिटेंस भी देखा, एंड प्लांट हमने कमर्शियल फार्मिंग देखा, दैट इज मॉडर्न इनपुट्स यूज किए जाते हैं उसमें, फिर उसमें ही हमने प्लांटेशंस भी स्टडी किया। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।